अनोखी सुंदरता। आज लगभग 15-20 दिनों बाद ज्योति घर से बाहर निकली। उसकी चाल में अनोखा आत्मविश्वास और चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ महसूस किए जा सकते थे। देखो न कैसी थी ये, अब कैसी हो गई है थुल-थुल। कहाँ कैसी स्लिम ट्रिम थी और अब देखो हमसे भी ज्यादा मोटी हो गई है। एक महिला मुनहबनाती हुई दूसरी महिला से बोली। हाँ, और चेहरा तो देखो झाइयों से बिल्कुल काला हो गया है। दूसरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तभी ज्योति को अपनी तरफ आती हुई देखकर दोनों चुप हो गईं और बनावटी मुस्कान दिखाते हुए बोली, और ज्योति कैसी है गुड़िया रानी? अच्छी है, सो रही थी अपनी दादी के पास आराम से, इसलिए मैं बाहर की हवा लेने आ गई। ज्योति ने दिल से मुस्कराते हुए कहा। अच्छा चलो खुश रहो, लेकिन एक बात कहूँ। जी बोलिए न भाभी जी, तुम अब पहले की तरह स्लिम ट्रिम और खूबसूरत नहीं रही। चेहरा भी देखो न बिल्कुल दगीला हो गया है। उन दोनों महिलाओं में से एक महिला बोली। हाँ सो तो है, बुरा लगता होगा न ज्योति? कैसी बातें करती हो भाभी जी, आप तो खुद एक माँ हैं और आप इस ममत्व के असीम खुश की तुलना इस शारीरिक सुंदरता से कर रही हैं। मैं कितनी खुश और खुद को खूबसूरत नजर आती हूँ, इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ज्योति भावुक हो गई। सो तो है। दोनों के मुंह का रंग उड़ गया। भाभी जी, प्रत्येक स्त्री को अपनी खूबसूरती सबसे प्यारी होती है, लेकिन संतान प्राप्त होने के बाद उसे जिस वास्तविक खूबसूरती का एहसास होता है उसके आगे पहली वाली खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। कहते हुए मुस्कराती हुई ज्योति आगे बढ़ गई। दूसरी कहानी। नंद के घर से जब से फोन आया है तब से सासू माँ चंचला देवी तिलमिलाई हुई बैठी हैं। जैसे ही अर्पित घर आया, चंचला देवी बोली, चल बेटा फटाफट तन्वी के घर चल। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं, अर्पित हैरानी से बोला। अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे कि अपना इलाज जाकर मायके में करवा लो। भला क्यों? वो उनके घर की बहू है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी अखर रही है तो मैं खुद ले आऊंगी उसे। जरूर तन्वी ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी, तो उसने भी कह दिया कि मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके जाकर ही इलाज करवा लो। तू चल अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अर्पित कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ खड़ी बहू कनिका भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाजें निरंतर कानों में आ रही थीं। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। कनिका सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। रसोई से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन कनिका दिल पक्का कर बिस्तर पर लेटी ही रही। जानती थी कि अगर उठ गई तो फिर उसी को सारा काम करना पड़ेगा। आखिर जब वह देर तक नहीं उठी तो उसका पति अर्पित कमरे में आया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर माँ रसोई में काम कर रही हैं और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है कामचोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो, फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं जानबूझकर नहीं लेटी हूँ, तबीयत खराब है, कनिका ने धीरे से कहा। माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम बहाना बना रही हो। माँ की उम्र दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिखता कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। मैं भी बीमार हो सकती हूँ। तुम बीमार हो तो आराम करते हो, लेकिन मैं बीमार हो जाऊं तो भी घर का काम करूंगी। कितनी बार कहा है डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन ना तो तुम ले जाते हो, ना पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद चली जाऊं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो तुमने कहा और तोड़कर दे दिया। हर महीने यही ड्रामा चलता है, तो डॉक्टर को दिखा ही दो। इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से कहो, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं।
हर औरत के साथ होता है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना। अचानक सासू माँ चंचला देवी कमरे में आ गईं और बोली, ये तो हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो। मुझसे नहीं होता अब सारा काम। मम्मी जी, कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊं? हर महीने खाकर काम करती हूँ, अब तो और तकलीफ बढ़ गई है। अभी तुम घर का काम करो, बाद में बात करेंगे, अर्पित ने कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन अब कनिका के मन में ख्याल उठ रहा था, आज नंद तन्वी के ससुराल वालों ने उसे जवाब दे दिया तो सासू माँ लड़ने को तैयार हैं। कह रही हैं कि मेरी बेटी उनके घर की बहू है, इलाज की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब बहू बीमार होती है तब यही सासू माँ कहती हैं, दर्द निवारक गोली खाओ और काम करो। चंचला देवी तैयार होकर अर्पित के साथ बेटी तन्वी के ससुराल जा ही रही थी कि कनिका बोली, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? गुस्से में कह दिया होगा ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे लड़ने जाएं। दीदी का इलाज तो वही लोग करवा रहे हैं, जरूर दीदी ने कुछ कह दिया होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को अगर कुछ कहा तो उसका जवाब देना मेरा हक है। बहू बनाकर लेकर गए हैं उससे लोग, क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? सही कहा आपने मम्मी जी, लेकिन ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ हैं? बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक लगती है। जैसे आज सुबह आप और अर्पित मुझे कह रहे थे, उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ आ जाना चाहिए था, पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। कनिका अपने कमरे में चली गई, लेकिन बात उसकी दिल में रह गई। कुछ दिनों बाद जब कनिका दोबारा बीमार हुई तो इस बार उसके मायके वाले खुद आ गए। उसकी माँ और भाई सुबह से ही घर पर थे, वही खा रहे थे, वही आराम कर रहे थे। ये देखकर अर्पित और चंचला देवी चिढ़ गए। अर्पित ने इस बारे में बात की तो कनिका की माँ बोली, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। पर जब आपने मना किया तो अब हम खुद आ गए। जब भी हमारी बेटी बीमार होगी हम खुद आएंगे, और अगली बार आपकी बेटी की सास को भी बुला लेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि बहू के मायके वाले कैसे होते हैं। अब अर्पित और चंचला देवी कुछ कह नहीं पाए। हाँ, चिढ़े जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म बनाने की नींव उन्होंने खुद रखी थी। बहू को जब समझदारी नहीं, इंसानियत चाहिए होती है, और अगर आप नहीं देते तो दुनिया सिखा देती है। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने में मूड में नहीं था, इसीलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठा कर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की विवशता उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। सुहानी ने उसे 15 रुपये में तय कर लिया और टेक लगा कर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज करा था जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी।
उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही, और फिर उसका हाथ जोड़ना नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।